ओके स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 फाइंड अप कर लेंगे, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी कि टेक्नोलॉजी को या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंसान यानी कि ह्यूमन एक एनवायरनमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की थी कि जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, ना सिर्फ पेनिट्रेट कर रही है बल्कि एक इंक्रीजिंग पेस में पेनिट्रेट कर रही है। उसकी वजह से बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ रही हैं और चैलेंजेस या थ्रेट्स भी नजर आ रहे हैं कि अगर आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस में अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करोगे, उसे अडॉप्ट नहीं करोगे, उसे अडेप्ट नहीं करोगे, तो आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल होती है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग को एफिशिएंट बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। अब यहाँ पे हमने ये बात की थी कि जब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे तो वहां पे हमने एस्टैब्लिश किया था कि नॉलेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, कि नॉलेज के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर नहीं कर सकते, आप ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योर नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से अरेंज करना है, किस लिमिट में अरेंज करना है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन का पार्ट बन जाती है। फिर आपका कस्टमर क्या होगा, स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से मैनेज करना है, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्रूशियल होती है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसे किस तरीके से मैनेज करें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। फिर यहाँ पे लिखा है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वही पार्ट है जो अभी हमने स्किप किया हुआ था और आज की क्लास में कवर कर लेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है और नेटवर्किंग क्या होती है। खैर नेटवर्किंग तो हमने पढ़ लिया है। तो इनपुट से रिलेटेड इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट से रिलेटेड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज से रिलेटेड स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क से लेके नेटवर्किंग डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे प्रोसेस कर रहा होता है, या तो बैच प्रोसेसिंग करता है या फिर इसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रही होती है या रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ये टीपीएस से थोड़ा सा बेहतर जो है प्रोसेसिंग आपके पास, सॉरी टीपीएस से ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कि इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि इसके अंदर जो है वो मैनेजर्स को सपोर्ट किया जा रहा होता है उनके हेक्टिक शेड्यूल के अंदर। फिर एमएसएस से बेहतर एक आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है जिसका नाम है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास अप टू डेट नॉलेज होती है, आपके पास कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा होता है, आपको मल्टीपल डिसीजंस दे दिए जाते हैं कि जिसमें से आप एक भी डिसीजन अपने हिसाब से चूज करके प्रोसीड कर सकते हो। फिर द ईआईएस क्या करता है, आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देता है, इंटरनल इंफॉर्मेशन देता है, आपको गाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव लेवल पे, टॉप लेवल पे आप चीजों को लेके चल रहे होते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईएस आपके पास आ जाता है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब ये जो आपके पास ईएस है इसमें क्या हो रहा, एक्सपर्ट सिस्टम, सॉरी एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है कि जो टॉप मैनेजर्स होते हैं जैसे सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट्स या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनको एम्पावर कर रहा होता है कि जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो भी वो एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, उन्हें एक एक्सपर्ट की सेकंड ओपिनियन मिल जाए, यानी कि एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्योंकि ये वो एक्सपर्ट्स हैं कि जिनकी अपनी कोई इंटेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो एक टॉप मैनेजर सोच रहा है कंप्यूटर उसे ही वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ रोल्स देखे थे, उसके बाद हमने टाइप्स देखी थी, टाइप्स इन टर्म्स ऑफ लेवल कि टीपीएस जो है वो लोएस्ट लेवल पे यूज होता है, एमएसएस डीएसएस जो है वो मिडिल लेवल पे यूज होता है, ईआईएस और ईएस जो है वो टॉप लेवल पे यूज होता है। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है और सिस्टम को बनाने के लिए एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए एलिमेंट्स चाहिए जैसे कि डाटा, डाटा एंट्री, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क्स, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स थे जिन्हें हमने डिटेल में कवर किया था। उसके बाद यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की थी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से आपकी प्लानिंग बेहतर हो जाती है।
जब आप ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान करोगे तो इसका मतलब यह है कि प्लान को कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकोगे। जब आप प्लानिंग अच्छे से करोगे, उसे कंट्रोल अच्छे से करोगे, तो इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से, यूज से आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूशन बेहतर कर सकते हो। फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो कि व्हाट यू प्लान्ड एंड हाउ यू कंट्रोल्ड और एग्जीक्यूटेड, उसके बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस ज्यादा है और नेगेटिव साइड पे, तो उसका मतलब यह है कि या तो आपकी प्लानिंग खराब थी, आपका कंट्रोल खराब था, आपकी एग्जीक्यूशन खराब थी, या वाइस वर्सा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक और यूज होता है कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सही है, आप रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हो एंड सो ऑन। ये सारी चीजों को फिर से रिवाइज करा दूंगा। फिर ये आपके पास पूरा पैसेज लिखा हुआ है, एक ऐसे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, बट अगेन मैं फिर से आपको क्या डिस्क्लेमर दे रहा हूं जो मैं आपको शुरू से दे रहा हूं कि डू रीड द बुक कंप्लीटली एंड डू इट मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार हो सके बुक को रीड करो। ज्यादा से ज्यादा वो चीजें जो मिस हो गई, जो स्किप हो गई, जो पहली बार में रीडिंग में नहीं आई, वो फिर से आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है जनरल सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात करें तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर। उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होता है, और इन बिटवीन क्या होता है, चीजों को स्टोर किया जा रहा होता है। Input devices facilitate the introduction of data and information into the system। कि इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि डाटा को इंट्रोड्यूस करते हैं और इंफॉर्मेशन को सिस्टम के अंदर इनपुट कर रहे होते हैं। तो सर ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आई हुई है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि ये फैसिलिटेट करते हैं एक्सट्रैक्शन, निकालना ऑफ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई, मतलब आउटपुट से पहले प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो आपने उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे एग्जांपल आपके पास है प्रिंटर, स्पीकर, स्क्रीन वगैरह। सही है, तो प्लीज इसे भी जरा याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट टेक्स इनपुट। से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के लिए भेज देता है। तो ये भी डेफिनेशन में आई हुई है, तो प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा। फाइनली सम टाइप ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी इज यूजफुल टू एनेबल डाटा टू बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो जब आप इनपुट दे रहे होते हो, प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, आउटपुट दे रहे होते हो, तो थ्रू आउट डाटा सेव हो रहा होता है। और उसके बाद जब आपने उस डाटा पे काम कर लिया तो आप उसे परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हो। यू हैव दैट फैसिलिटी, और आपको पता है उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। सही है, आई होप ये बात समझ आ गई हो। अब यहाँ पे एक बहुत जेनरिक बात है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि स्ट्रेट एक लाइन आ जाए, उसमें से एक वर्ड गायब कर दो और उसको एमसीक्यू बना दे। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स देमसेल्फ। कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब तो यही होता है ना कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाएगा, प्लस ऑल द पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सही है, तो कंप्यूटर खुद यानी कि प्रोसेसर और स्टोरेज, और साथ ही साथ क्या होगा, पेरिफेरल यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस को प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, कंप्यूटर। कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर फॉर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। तो ये मेरे ख्याल से शायद इससे अगर चाहो तो एमसीक्यूज आ सकता है, तो इसको रीड कर लीजिएगा। सही है, लिखा हुआ है कंप्यूटर्स used in IT system range from the very large supercomputer to very small handheld computers। आपके पास बड़े बड़े जो है वो सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं और छोटे छोटे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी होते हैं। जैसे अभी आप मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हो वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। सही है, तो ये इन्होंने एक रेंज बता दी है कि सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस बिल्कुल आपके हाथों में फिट आ जाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंप्यूटर यूज कर रही होती है जो कि कनेक्टेड होता है, जो कि एक नेटवर्क बना देता है। यानी कि अगर कंप्यूटर्स को आपस में आप जोड़ सको तो इस जोड़ने को हम कहते हैं नेटवर्किंग। सही, आई होप ये बात भी समझ आ गई। अब भाई ऐसे ऐसे जैसी बात लिखी हुई है इसमें, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज रिजल्टेड इन मच मोर वाइड स्प्रेड use of portable laptop computers। Laptops can typically be connected to the organization's computer network or to the internet from remote locations via data connection such as Wi-Fi or phone। बहुत generic बात है। This means, for example, that a manager can access his email or the organization's internet system, a system that looks and feels like internet but is only available to employees from anywhere in the world। ये बहुत important बात है। इंटरनेट की बात हो रही है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इंटरनेट की तरह लग रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है, इंटरनेट बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड होता है। इंटरनेट मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया भी था इसी चैप्टर की, ठीक है। अब
विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। अब इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आपके पास आ रहा है कीबोर्ड। अब मैं आपको कीबोर्ड पढ़ाऊं क्या लिटरली, कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, QWERTY का मतलब क्या होता है, स्पेस बार का मतलब क्या होता है, एंटर का मतलब क्या होता है। तो सर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, जनरल बातें करते हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपके पास दो किस्म के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आपके पास होता है जनरल इनपुट डिवाइस और स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस। जनरल इनपुट डिवाइस में आपके पास क्या होगा, कीबोर्ड। ये आपको भी चलाना आता है, मुझे भी चलाना आता है, जो पहली बार कंप्यूटर यूज कर रहा हो तो वो भी कहीं ना कहीं से चला लेगा। माउस, अगेन माउस भी एक जनरल इनपुट डिवाइस है। इवन मैं कहता हूँ जॉयस्टिक भी एक जनरल इनपुट डिवाइस है, कि अगर लेट सपोज मैं फॉरवर्ड करूंगा तो चीज फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, बैकवर्ड करूंगा तो बैकवर्ड की तरफ जाएगी। तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या फिर टच पैड, अगर किसी को मोबाइल दे तो वो क्या करेगा, नेविगेट कर लेगा। सही है। या फिर जो आपके पास जो है वो जो उल्टा माउस होता है इसमें आएगा मेरे ख्याल ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल जो है वो भी क्या है, जनरल इनपुट डिवाइस है। सर स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं, MICR, OCR, OMR, बार कोड रीडर, QR रीडर, ये क्या है आपके पास थोड़े से स्पेसिफिक है। फिर माइक जो है वो भी जनरल में आ जाता है, कि आपने क्या करना है, वॉइस एंट्री के थ्रू डाटा को एंटर करना है। तो एक तो ये MCQs के लिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात ये है, अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो ये आ सकता है कि कीबोर्ड किस किस तरीके से मौजूद होता है। तो कीबोर्ड अलग से भी आपको मौजूद होता है, क्या करते हो कि आप वायर के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कीबोर्ड एज स्टैंड अलोन इनपुट डिवाइस भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, कि कीबोर्ड अटैच्ड भी होता है जैसे लैपटॉप के अंदर। तो आप कीबोर्ड को अलग से स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हो, आपको अटैच भी मिल जाएगा सिस्टम्स के अंदर। और दूसरा कि आपको कीबोर्ड वर्चुअल फॉर्म में भी मिल जाएगा, कि अगर आप मोबाइल फोन पे कुछ भी टाइप करने लगते हो तो कीबोर्ड जो है वो अपेयर हो जाता है। तो इन तरीकों से आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। तो ये बात ही लिखी हुई है, कीबोर्ड आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है, आप कहोगे माउस और कीबोर्ड। मैं कहता हूँ माउस से भी ज्यादा अवेलेबल कीबोर्ड है। मेरे पास लैपटॉप है, उसमें माउस नहीं दिया हुआ, उसमें टच पैड दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि माउस से भी ज्यादा कॉमन क्या है, कीबोर्ड है। तो ये एक MCQs है। एंड पार्ट ऑफ वर्चुअली ऑल कंप्यूटर सिस्टम। और कीबोर्ड तो हर जगह मिल जाएगा आपको। कीबोर्ड्स कैन बी स्टैंड अलोन, ये वाली बात हमने कर ली, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद अ केबल और थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन, ये बात हमें पता है। और दे माइट इंटीग्रेटेड इनटू कंप्यूटर इटसेल्फ, जैसे कि लैपटॉप और नोटबुक पे, और वर्चुअली भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो कीबोर्ड को MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, बट कॉन्सेप्चुअली तो मेरे ख्याल से बहुत बचकाना चीज है। सही है। अब कोई मुझे ये ना बोले सर कीबोर्ड की शक्ल दिखा दे। सही है। टच सेंसिटिव स्क्रीन और टच पैड, आपके मोबाइल को जो आप टच के थ्रू क्या कर रहे होते हो, नेविगेट कर रहे होते हो, या जो लैपटॉप के ऊपर टच पैड लगा होता है, कि इंस्टेड ऑफ माउस क्या होता है कि आपके पास एक छोटा सा एक पैड होता है, दो बटन लगे होते हैं, आप क्या करते हो, उसे नेविगेट कर रहे होते हो। तो दिस इज कॉल्ड टच पैड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रात नजर आ रहा है तो सही है, शायद नजर आया हो, नहीं आया। तो ये आपके पास टच पैड मौजूद है। सही है। या फिर आपके पास जो ATM के अंदर आपने देखा होगा कि ATM में आप क्या कर सकते हो, बटन पे क्लिक कर सकते हो, दैट्स टच पैड फॉर यू। तो ये टच सेंसिटिव स्क्रीन कह लो या टच पैड कह लो, ये आपके पास मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, सेंसर्स के थ्रू क्या करते हैं, इनपुट ले रहे होते हैं। तो ये रीड कर लीजिएगा। आई बिलीव कि ये बहुत जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs के लिए है पैराग्राफ, इसे रीड कर लीजिएगा। लेकिन कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल बात ऐसी नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये वो रीडर होता है जो मैग्नेटिक इंक से बने हुए कैरेक्टर्स को पढ़ता है। ये वो रीडर होता है जो मैग्नेटिक इंक से, सर मैग्नेटिक इंक किस किस चीजों पे यूज होती है यूजुअली, आप जो चेक देखोगे ना तो चेक के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर ब्रांडेड हिस्सा होता है, एक नीचे व्हाइट हिस्सा होता है। जो व्हाइट हिस्सा होता है उससे ऊपर एक लाइन खींची होती है, उस लाइन के ऊपर लिखा होता है डू नॉट राइट एनीथिंग बिलो दिस लाइन। क्योंकि वो जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है वो रीड करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और उसमें मैग्नेटिक इंक से नीचे कुछ कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। जब आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर पे वो चेक फंसाते हो तो उस चेक की जो अकाउंट डिटेल्स है वो सब आ जाती है, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, और बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। दैट्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर फॉर यू। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स और कहाँ लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स लिखे होते हैं डेबिट कार्ड पे। डेबिट कार्ड पे पीछे आपके पास जो एक पट्टी लगी होती है ब्लैक कलर की, उसके पीछे उसके अंदर जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स होते हैं।
और जो आप एटीएम में कार्ड लगाते हो तो वो जो आपके पास एरिया होता है जिसमें कार्ड इंसर्ट होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये तुम और मैं यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें और मुझे जरूरत भी नहीं है कि लेट्स सपोज मैं अपने लैपटॉप में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर लगा के क्या करूंगा। तो ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का इनपुट डिवाइस मौजूद है, तो प्लीज इसे भी रीड कर लीजिएगा। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉन्सेप्चुअली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर किसी को मेरी स्पीड तेज लग रही है ना तो मैं माजरत हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें स्पीड स्लो नहीं करूंगा। अगर आपको लिटरली ये पढ़ना है तो इसको रीड करो, और अगर चाहते हो कि मैं स्लो कहूँ तो यूट्यूब पे मेरा लेक्चर जो है 0.75 की स्पीड पे देख लेना 2 दफा, तो आपको बात समझ आ जाएगी। इसमें कोई नई बात नहीं है कि मैं आपको जो ना स्लो स्लो पढ़ाऊँ। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके स्पेसिफिक मार्क्स को रीड कर लेती है। लेट्स सपोज मैंने उस रीडर को गाइड किया हुआ है कि आप सर्कल्स को, फिल्ड सर्कल्स को मार्क कर लो या उसको रीड कर लो, या लेट सपोज आप बॉक्सेस को जो है वो रीड कर लो, या ब्लैक सर्कल्स को रीड करो और किसी कलर के सर्कल्स को रीड नहीं करो। मैंने उसको इनपुट दे दिया। अब क्या होगा कि लेट सपोज मैं वहां पे पेपर चलाऊंगा तो वो रीड कर लेगा। लेट सपोज मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको सवाल की शीट दी और आंसर शीट दी। आंसर शीट में क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है, और सब में वो बने सर्कल बने हुए, ए बी सी डी सर्कल बने हुए, ए बी सी डी सर्कल बने हुए। आपको आंसर ये लगता है आप ए को पूरा फिल आउट कर दो, बी से लगता है बी को पूरा फिल आउट कर दो, वो फिर शीट चलती है। और लेट सपोज आपका आंसर अगर ए था और वहां का भी आंसर ए था तो पहला सही हो जाएगा, आपका बी था उसका भी बी था तो बी सही हो जाएगा, आपने सी लिखा था वहां डी था तो आपका एक आंसर गलत हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही पेपर चलेगा तो वो रीड करते 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 मार्किंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट दे देगा, भाई इसके इसके जो ना 100 में से 96 मार्क्स हैं। तो दिस इज ऑप्टिकल मार्क रीडर फॉर यू। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास आंखें होती है ना, वैसी ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है कि जो कैमरे की आंख है, ये जो इंसान की आंख है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के थ्रू, आंखों वाली टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, रीड किया जा रहा है। तो वो मार्क देखता है कि ब्लैक कलर का है और पूरा फील्ड हुआ हुआ है और सर्कल में फील्ड हुआ है, तो मुझे इसे देखना है और इसे मार्किंग देनी है। लेट्स सपोज सर्कल बना हुआ है, फील्ड नहीं है, तो मैं इसको नहीं मार्क करूंगा। सर्कल बना हुआ है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, मैं इसे मार्क नहीं करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। वोटिंग करने के लिए, टेस्टिंग सिस्टम के लिए, फीडबैक लेने के लिए एक अच्छा तरीका मौजूद है, स्कैनर्स और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। सर स्कैनर हमें पता है कि स्कैनर क्या करता है कि कोई भी आपके पास हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी का मतलब वो पेपर या वो डॉक्यूमेंट जिसे मैं होल्ड कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ और कहीं पे स्टोर कर सकता हूँ। और जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको मैं होल्ड और टच नहीं कर सकता। डेफिनेटली कंप्यूटर के अंदर तो मैं आर्टिफिशियली उसे या वर्चुअली उसे स्टोर कर सकता हूँ। अब ये जो स्कैनर होता है ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू सॉफ्ट कॉपी। स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को, कि किसी की कोई आपके पास तस्वीर मौजूद है या लेट सपोज आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपने स्कैनर पे लगाया, स्कैन करेगा और इसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो पुराने स्कैनर्स है ना वो क्या करते थे, जो कन्वर्ट करते थे इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, यानी कि वो एडिटेबल नहीं होते थे। अगर आपने उसको एडिट करना है कि लेट सपोज यहाँ पे स्कैनर में मैंने एक सिंगल एन लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है उसके बीच में एक और एन डाल दूँ, तो मैं उसको एडिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या करता है कि आंखों की मदद से एक एक कैरेक्टर को रीड करता है, रिकग्नाइज करता है, और उसके बाद क्या करता है, उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट तो करता है लेकिन एडिटेबल फॉर्म में, कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। कोई वर्ड, कोई कोई अल्फाबेट, कोई सेंटेंस, कोई लाइन जो है ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, पंक्चुएट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो स्कैनर्स के जो नए स्कैनर्स होते हैं ना उनके अंदर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का ऑप्शन आता है। अगर आप उसको एनेबल कर दो तो आपका डॉक्यूमेंट ना सिर्फ स्कैन होगा बल्कि वो क्या क्या हो जाएगा, वो एडिटेबल वर्जन में भी आ जाएगा। आई होप एंड आई विश आपको ये बात समझ आ गई हो। प्लीज 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 रीड इट केयरफुली। मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पता है क्या आएगा कि भाई ओसीआर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ये सवाल आ सकता है कि भाई ओसीआर की फुल फॉर्म बता दो। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं और ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, माइस, ट्रैक बॉल और सिमिलर डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि क्या करती हैं, नेविगेशन का काम करती हैं। कि जो आपके पास स्क्रीन पे कर्सर होता है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने का काम करती है। तो उसमें माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल आ जाता है, इवन इस पे टच पैड भी आ जाता है, इसमें जॉयस्टिक भी आ जाता है।
अब ये जो सारी डिवाइसेस होती है क्या करती है, स्क्रीन पे जो आपका कर्सर होता है उसे नेविगेट करने का काम करती हैं, सेलेक्ट करने का काम करती हैं, ओपन करने का काम करती हैं, क्लोज करने का काम करती हैं, कि आप उसको क्लिकिंग के लिए यूज कर सकते हो, नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हो। सही है। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, तो प्लीज इसे भी रीड कर लीजिएगा। मैं बहुत तेज चल रहा हूँ आई नो, बट यार ये हमने 6 क्लास से पढ़ना शुरू किया है तो मुझे बहुत बर्डन फील होता है ये पढ़ाते हुए। तुम कहोगे मैं स्लो पढ़ा दूंगा, मजाक कर रहा था मैं पीछे, लेकिन आई बिलीव ये रीड कर लेना तुम्हें समझ आ जाएगा। इससे ज्यादा बेहतर है कि तुम टाइम इन्वेस्ट कर लो चैप्टर नंबर 4 में। वॉइस डाटा एंट्री, सिंपल सी बात है, वॉइस नोट की बात कर रहा है, वॉइस नोट कह लो, माइक कह लो। तो मैं मोबाइल फोन पे क्या करता हूँ, जैसे ही माइक पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी वॉइस को एंटर करना शुरू कर देता है। मैं जो भी बात करता हूँ वो कंप्यूटर, वो मोबाइल के अंदर जो है चली जाती है, प्रोसेस होती है, फिर आप उसको सुन सकते हो। तो दिस इज वॉइस डाटा एंट्री। अब मैं क्या इस पे जो है मजीद आपको समझाऊं, प्लीज रीड कर लीजिएगा। बारकोड्स और क्यूआर। बारकोड आपको पता है, आपने देखा होगा कि बॉक्स के, सॉरी, बारकोड जो है ना वो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, कुछ थिन लाइंस होती है, कुछ थिक लाइंस होती है, उनके बीच में आपके पास वाइड से गैप्स होते हैं। आपके पास एक और जो है वो कोड होता है जिसको बोलते हैं क्यूआर कोड। आपको एक मजे की बात बताऊं, आप समझते होगे कि क्यूआर कोड जो है वो आपके पास बॉक्सेस फॉर्म में होता है। जो क्यूआर आपके पास होता है वो बॉक्सेस फॉर्म में होता है, बट लेट मी बर्स्ट योर बबल, कि वो जो है वर्टिकल फॉर्म में नहीं होता, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, तभी बॉक्सेस बनते हैं। सर लेकिन उसमें प्लस तो नहीं बने हुए होते हैं, वो इसलिए क्योंकि बीच में जो व्हाइट एरिया होता है ना, उसने क्या किया होता है कि ब्लैक लाइन को बीच से काटा होता है। अदरवाइज यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर बार कोड थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और क्यू आर कंपेरेटिवली नई टेक्नोलॉजी है। द आंसर इज यस। बार कोड में कुछ लिमिटेशंस है, क्यू आर में वो लिमिटेशंस नहीं होती। बार कोड की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, क्यू आर की कैपेसिटी ज्यादा होती है। बस ये एक छोटा सा फर्क था, बाकी दोनों का काम यही होता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को लेके बैठे होते हैं। अब बार कोड को स्कैन करोगे, जो उसका स्पेसिफिक स्कैनर होता है, तो वो क्या करेगा, बता देगा, प्रोडक्ट का नंबर बता देगा, प्रोडक्ट का कलर बता देगा, साइज बता देगा, प्राइस बता देगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट बता देगा, मल्टीपल चीजें बता देगा। क्यूआर कोड भी यही कर रहा होता है, ये लिंक्स रखता है, इसके अलावा जो है वेबसाइट के यूआरएल वगैरह भी रख लेता है, फिर और बहुत सारे जो है वो कैपेसिटी रखता है कि और भी बहुत सारी चीज़ों को आप इस पर स्टोर कर सकते हो। तो ये बारकोड रीडर या क्यूआर रीडर क्या करता है, बारकोड को और क्यूआर को रीड कर रहा होता है। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ईपीओएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल वो पॉइंट ऑफ सेल होता है जहाँ पे लोग चीजें खरीद रहे हो, सॉरी, जहाँ पे लोग पेमेंट कर रहे होते हैं। इम्तियाज में आपने देखा होगा कि जब आप पूरा टोकरा भर के जाते हो तो वहाँ क्या होता है, मशीन लगी होती है, उस पर सामान रखते हो, वो मूव करते हो, बंदे के पास जाती है, बंदा क्या करता है, उनको उठा के क्यू आर कोड रीडर या फिर बार कोड रीडर से क्या होता है, लगा लगा के क्या कर रहा होता है, उसको स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करके क्या होता है, उसके पास कोई स्लिप बनती है कंप्यूटर में, वो आपसे 1000 रुपए लेता है, लेट सपोज 550 रुपए का बिल बना है, तो बिल निकालते तो बिल में दिखा होगा कि पेड 1000 रुपए और 450 रुपए रिटर्न होंगे। मतलब 550 का खर्चा हुआ, 450 रुपए रिटर्न हो गए, तो 450 उसकी जो ना गल्ला खुलता है, उसमें से आपको 400 के 4 नोट देता है, 50 का एक नोट देता है, और फिर थैली में डाल के चीजें करके भेज देता है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। अब इसमें मजीद क्या समझाऊं आपको। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का मतलब वो होता है, वो पॉइंट ऑफ सेल जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर रहा होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। सही। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो है वो क्या, अच्छा इसको भी मार्क कर दूं भाई, आप लोगों कोई चीज मार्क नहीं की तो मसला ना हो जाए। ये भी रीड कर लीजिएगा। सही है, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं और कुछ भी नहीं। डिजिटल कैमरास क्या होते हैं कि आपके पास एक ऐसे इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि वीडियोस या फिर इमेजेस को जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में जो है क्रिएट कर देते हैं। कोई ऐसा मूवमेंट जिसको आपने कैप्चर करना है, उसकी वीडियो बनानी है, वो क्या कर देता है, डिजिटल कैमरा करके दे देता है। तो ये आपके पास डिजिटल कैमरास मौजूद हैं। अब इसके पास यहाँ पे आपके पास लिखे हुए बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस के, कीबोर्ड के क्या बेनिफिट्स हैं या बाकी जितने भी इनपुट डिवाइसेस उनके क्या बेनिफिट्स हैं और उनके क्या लिमिटेशंस हैं। तो प्लीज इसे जरा गौर से रीड कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये जो बेनिफिट्स और लिमिटेशन है ना, इसको रीड कीजिएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 से ज्यादा नहीं आते, लेकिन आते हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 का साइज बहुत बड़ा है। सही है। अब आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस ये रहे आपके साथ, मॉनिटर। अच्छा, यहाँ पे मैं ना डिफरेंशिएट करते हुए सारे आउटपुट डिवाइसेस बताऊंगा। जैसे लेट्स सपोज आपको पता है आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर में क्या होता है,
कि स्क्रीन के अंदर जो है जो भी आपने डाटा इनपुट किया था वो प्रोसेस हुआ था वो स्क्रीन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया अपना नाम OVAIS, तो वो प्रोसेस करके क्या करेगा, वर्ड पे OVAIS दिखा देगा। सही है। या लेट सपोज अगर मैंने जो है एक फाइल जो खुली हुई थी, अगर मैं उस पर क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो फाइल बंद हो जाएगी, स्क्रीन पे फाइल नजर नहीं आएगी। या मैं किसी फाइल पे डबल क्लिक करूंगा स्क्रीन पे वो ओपन हो जाएगी। यानी कि मेरा जो भी इनपुट होगा वो मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसको आप CRT कह लो, कैथोड रे ट्यूब कह लो, या फिर LED कह लो, या फिर आप उसको LCD कह लो, या फिर आप उसको जो है प्लाज्मा कह लो, कोई भी स्क्रीन कह लो, वो कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन होती है। प्रिंटर, प्रिंटर का मतलब ये होता है मैं कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दूंगा ना तो उसका जो डिस्प्ले है वो मॉनिटर पे तो आएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली प्रिंट होकर कहां पर नजर आ रहा होगा, हार्ड कॉपी पे। तो सर स्कैनर का मतलब ये है, सुनना, स्कैनर का मतलब ये है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, और प्रिंटर का मतलब ये है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। सही है। मॉनिटर का काम ये होता है कि आउटपुट कंप्यूटर डिस्प्ले पे शो कर रहा होता है। प्रिंटर का काम ये होता है कि आउटपुट पीस ऑफ पेपर पे शो कर रहा होता है। स्पीकर और हेडसेट कि सर माइक का काम ये था कि जो मैंने ऑडियो इनपुट की है उसी ऑडियो को एज आउटपुट आप स्पीकर से सुन सकते हो। फिर स्टोरेज डिवाइस को भी मैं जरा स्किप कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर। सर प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, प्रोजेक्टर भी जो आउटपुट देता है वो स्क्रीन पे देता है, लेकिन प्रोजेक्टर और मॉनिटर में क्या फर्क है, सुनना। मॉनिटर आउटपुट अपनी स्क्रीन पे देता है, प्रोजेक्टर आउटपुट एक्सटर्नल स्क्रीन पे देता है, चाहे वो पर्दा हो या दीवार हो, चाहे वो पर्दा हो या दीवार हो। आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर क्या होता है, प्रोजेक्शन कर दी जाती है और वहां पे क्या होता है, स्क्रीन नजर आ रही होती है। तो प्रोजेक्टर अपनी स्क्रीन पे नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं, बल्कि एक्सटर्नल स्क्रीन पे आउटपुट देता है। मॉनिटर अपनी या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आउटपुट देता है। सही है। प्रिंटर जो है वो क्या करता है, हार्डवेयर पे आउटपुट देता है, सॉरी हार्ड कॉपी की फॉर्म में आउटपुट दे रहा होता है। स्पीकर क्या करता है, जो कि ऑडियो आती है इनपुट में उसे उस ऑडियो को आउटपुट के तौर पे प्रेजेंट कर देता है। सर स्टोरेज डिवाइसेस कैसे आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं? भाई लेट सपोज मैंने एक मूवी डाउनलोड की कंप्यूटर के अंदर और मैंने वो मूवी कंप्यूटर में नहीं देखी, मैंने उसे यूएसबी पे लगाया। अब यूएसबी क्या स्टोरेज डिवाइस है, उसे मैंने एलईडी पे लगा के उसे बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहा। अब यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो स्टोरेज डिवाइस की मदद से मिल रहा है, स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें क्या ज्यादा एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज इसे भी रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 आउटपुट डिवाइस और ये आउटपुट डिवाइसेस तमाम रीड कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइस पे। स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास 4 हैं। अब गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सबसे पहले मैं 2 की बात करूंगा जो आप लोगों को पता है, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। पहले इन दोनों की बात कर लेता हूँ, फिर मजीद 2 कैटेगरीज पे जाता हूँ, लेकिन पहले आप प्राइमरी स्टोरेज समझ लें, फिर आप सेकेंडरी स्टोरेज समझ लें। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जो कि जब कंप्यूटर चल रहा होता है तब यूज हो रही होती है। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जब कंप्यूटर चलता है तब यूज हो रही होती है। सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जब कंप्यूटर चल रहा होता है तब शायद यूज हो या नहीं हो, लेकिन जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसकी मेमोरी में वो चीजें रह जाती हैं। जब कंप्यूटर का यूज खत्म हो जाता है तो मेमोरी में वो चीजें रह जाती हैं। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो वो मेमोरी यूज होती है। सही है। अब उसके अंदर वो उसके कंप्यूटर यूज होने के बाद उसके पास वो चीजें रहे या नहीं रहे वो डिपेंड करता है मेमोरी पे, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में वो चीजें रह जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्राइमरी स्टोरेज है रैम, एक सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड ड्राइव। सही है। जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सुनना, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो रैम यूज होती रहेगी, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो रैम यूज होती रहेगी, जब आप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो रैम खाली हो जाएगी। ठीक हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हो तो हार्ड ड्राइव या तो यूज हो रही होगी या यूज नहीं हो रही होगी। अब इसमें 2 एग्जांपल है, आपने यूएसबी लगाई हुई है और आपने इंटरनल हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो। इंटरनल हार्ड ड्राइव यूज हो रही होगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर के साथ वो कनेक्टेड है। यूएसबी जो है वो यूज नहीं हो रही होगी। तो दोनों क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, यूएसबी यूज नहीं हो रही है, हार्ड ड्राइव यूज हो रही है।
लेकिन जब आप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो यूएसबी का डाटा यूएसबी के अंदर रह जाएगा और हार्ड ड्राइव का डाटा हार्ड ड्राइव के अंदर रह जाएगा, डाटा वाइप आउट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि प्राइमरी स्टोरेज जब कंप्यूटर चल रहा होता है तब यूज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जब कंप्यूटर यूज हो रहा होता है तब यूज हो रही होगी या यूज नहीं हो रही होगी। मतलब कंप्यूटर जब चल रहा होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज यूज हो रही है या नहीं हो रही, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी फाइल यूज कर रहे हो। लेकिन रैम के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, रैम यूज हो रही होती है। सही है। अच्छा, फिर एक और प्राइमरी स्टोरेज की बात कि एक प्राइमरी स्टोरेज ऐसी भी होती है कि कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद उसमें डाटा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड रोम। दैट इज कॉल्ड रोम, कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रोम का डाटा उसके अंदर रह जाता है। सर रोम के अंदर डाटा क्या होता है? रोम के अंदर ये डाटा होता है कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो रोम सबसे पहला काम क्या करेगा कि कंप्यूटर के अंदर अटैच्ड जितने भी हार्डवेयर है ना उन सबको डिटेक्ट करेगा, मॉनिटर को डिटेक्ट करेगा, स्पीकर को डिटेक्ट करेगा, लेट सपोज अगर ब्लूटूथ का लगी हुई डिवाइस तो वो डिटेक्ट कर लेगा, लैन की डिवाइस लगी है वो डिटेक्ट कर लेगा, कोई कार्ड वगैरह लगा है वो डिटेक्ट कर लेगा, मेमोरी लगी हुई है वो डिटेक्ट कर लेगा। सारी चीजें डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा कि कंप्यूटर को भेज देगा विंडोज की तरफ। अगर विंडोज मौजूद है तो रोम भेजता है, उसके बाद रोम का काम खत्म हो जाता है। तो रोम जो है वो बेसिकली क्या करती है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करके उसके सारे हार्डवेयर को टेस्ट करके चेक करके उसे विंडोज की तरफ भेज देती है। तो जब भी आप कंप्यूटर बंद करोगे और कंप्यूटर खोलोगे तो रोम को वो काम याद ही होगा। तो रोम के अंदर मेमोरी मौजूद होती है, चाहे आप कंप्यूटर खुला रखो या फिर बंद कर दो। तो ये आपके पास कुछ प्राइमरी स्टोरेज थी लिखी हुई थी, अब रीड कर लेते हैं। अब इसमें कुछ बात बची नहीं है मजे की। देखो प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल टेम्पररी स्टोर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू दैट अलाउज इट टू प्रोसेस डेटा। यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, टेम्पररी स्टोरेज। यहाँ पे आपके पास टेम्पररी स्टोरेज होती है, ठीक है। वॉलेटाइल बाय इट्स नेचर एज इट इज इरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। सही है। मच स्मॉलर, हाँ, प्राइमरी स्टोरेज जो ना सेकेंडरी स्टोरेज से बहुत कम होती है। सही। एग्जाम्पल क्या है, रैम है और रोम दी हुई है। इसके अलावा कैशे मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, ये सारे आपके पास प्राइमरी स्टोरेज मौजूद है। जितना मैंने बताया है ना, एक बात बताऊं, जितना मैंने बताया ना उतना ही काफी है। सही है, बस इतना याद रखना, प्राइमरी स्टोरेज एक्सटर्नल मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जो है एक्सटर्नल मेमोरी होती है। प्राइमरी इंटरनल होती है, सेकेंडरी एक्सटर्नल होती है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई सेकेंडरी स्टोरेज जो है इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, आप टिक करोगे एक्सटर्नल मेमोरी पे। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो क्या होता है कि शायद करंटली यूज हो रहा हो या नहीं यूज हो रहा हो, लेकिन आप उसे बाद में यूज कर सकते हो। सही है, ये आपके पास मौजूद है। ये नॉन वॉलेटाइल होता है क्योंकि कंप्यूटर जब बंद भी हो जाता है इसमें से डाटा नहीं जाता। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है, फ्लैश मेमोरी यानी कि यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, क्लाउड ड्राइव। सिर्फ नाम लिखे हुए तो आपने नाम याद रखने हैं। सही है, तो प्लीज ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब आ जाते हैं सेकेंडरी, अब आपके पास टर्शियरी और ऑफलाइन स्टोरेज। मैं आपको इतना बता दूं, टर्शियरी स्टोरेज भी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ऑफलाइन स्टोरेज भी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। टर्शियरी स्टोरेज भी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ऑफलाइन स्टोरेज भी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, बस इनका यूसेज का फर्क होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, टर्शियरी स्टोरेज क्या होती है। आपका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि वो डाटा आर्काइव हो जाए। सही है। आपने क्या किया, सुनना, आपने कंप्यूटर में दो हार्ड ड्राइव लगा दी, आपने कंप्यूटर में दो हार्ड ड्राइव लगा दी। एक हार्ड ड्राइव जो है वो है 1 टेराबाइट की, दूसरी हार्ड ड्राइव जो है वो है 80 टेराबाइट की। सही है। अब सॉरी 8 टेराबाइट की, एक है 1 टेराबाइट की और एक है 8 टेराबाइट की, यानी कि आपकी जो पहली हार्ड ड्राइव है उससे 8 गुना ज्यादा। सही हो गया। आपको पता है कि आपकी जो 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव है वो फुल हो जाती है ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। सही हो गया। तो आपने कंप्यूटर को एक कमांड दी। कमांड क्या दी कि भाई देखो मैंने दो हार्ड ड्राइव लगाई हुई है, हार्ड ड्राइव ए, हार्ड ड्राइव बी। हार्ड ड्राइव ए जब है, लेट सपोज आपके पास 80% फुल हो जाए, हार्ड ड्राइव ए जब आपके पास 80% फुल हो जाए
तो आपने करना ये है कि जो हार्ड ड्राइव बी लगी हुई है ना, उसको करना है एक्टिव। आपने क्या करना है, कंप्यूटर को आप कह रहे हो कंप्यूटर आपने उसको करना है एक्टिव, वो एक्टिव हो जाएगी। आप हार्ड ड्राइव ए का पूरा डेटा कॉपी कर दो हार्ड ड्राइव बी। ओवरनाइट क्या हुआ, वो डाटा कॉपी हो गया। उसके बाद कंप्यूटर को आपने कहा जैसे ही डाटा कॉपी हो जाए, आपने क्या करना है, हार्ड ड्राइव बी को कर देना है इनएक्टिव। आपने उसे कर देना है इनएक्टिव। फिर सुबह जब मैं कंप्यूटर खोलूंगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है डाटा कॉपी हो गया सक्सेसफुली। तो मैं क्या करूंगा, हार्ड ड्राइव ए की जो भी मुझे चीजें नहीं चाहिए या अभी यूज नहीं करनी, उन सबको डिलीट कर दूंगा। लेट सपोज मैंने जो है 50 GB का डाटा, 1 TB थी ना, हाँ, मैंने 500 GB डिलीट कर दिया। अब आपके पास 300 GB जो है वो स्पेस फिल्ड है, और आपके पास तकरीबन 700 GB खाली स्पेस पड़ी हुई है। अब जैसे ही आपके पास 80% फिर से फुल होगी, तो क्या होगा, आर्काइव चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, आपको मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूँ। टर्शियरी स्टोरेज टिपिकली इन्वॉल्व्स अ रोबोटिक मैकेनिज्म। रोबोटिक मैकेनिज्म का क्या, कि कंप्यूटर वो काम करेगा। दैट माउंट्स, दैट माउंट्स का मतलब इंसर्ट करना, यानी कि एक्टिव करना। एंड डिसमाउंट्स रिमूवेबल मार्ज स्टोरेज मीडिया इनटू स्टोरेज डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर अपने रोबोटिक मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, जो टर्शियरी स्टोरेज है उसको एक्टिव करेगा, डाटा को कॉपी करेगा, डाटा कॉपी हो जाएगा, आर्काइव हो जाएगा, तो उसके बाद उसे डिस्कनेक्ट कर देगा, उसे इनएक्टिव कर देगा। सर, तो टर्शियरी स्टोरेज का फायदा क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है, ये कैसे एफिशिएंसी लेकर आता है? फायदा नंबर 1, अगर लेट सपोज आप पहली ही ड्राइव में 8 TB की ड्राइव लगा देते ए में ही, तो इसका मतलब यह है कि जब तक कंप्यूटर चल रहा होता, तो हार्ड ड्राइव क्या होते हैं, उसके जो सिलेंडर्स है वो गोल घूम रहे होते, और हार्ड ड्राइव चल रही होती, हार्ड ड्राइव गर्म हो जाती, गर्म करने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो इंफीरियर हो जाती। सही है, तो एक साथ आपका 8 TB की हार्ड ड्राइव खराब हो जाती। तो इंस्टेड आपने 1 TB की अलग से हार्ड ड्राइव परचेज की और उसे मेन हार्ड ड्राइव के तौर पे यूज कर लिया। दूसरी वाली को आपने एक सिस्टम से लगा तो दिया, मैंने हार्ड ड्राइव को तार से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन कंप्यूटर को जो मैंने कमांड दी ना कि इसे इनएक्टिव रखो, तो जो आपके पास मदरबोर्ड में से उसके अंदर पावर नहीं जा रही होगी। जब सेकंड वाली हार्ड ड्राइव में पावर नहीं जा रही होगी, तो वो घूमेगी नहीं और वो यूज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो बात समझ आई आपको? आप क्या करते कि लेट सपोज बाद में खुद हार्ड ड्राइव लगाते, निकालते, ख्वारी लगती, भूल भी सकते थे, भूल भी सकते थे। आपने क्या किया कि उसको लगा के छोड़ दिया, तार लगा दिया है, कंप्यूटर को बोल दिया है कि जब ऊपर वाली 80% फुल हो जाए, तो नीचे वाली को एक्टिव कर देना, माउंट कर देना, इंसर्ट कर देना, सही है, या उसके अंदर पावर लाना शुरू कर देना, कनेक्ट कर देना उसे। और फिर जब क्या हो कि डाटा कॉपी हो जाए, तो उसे डिसकनेक्ट कर देना, डिसमाउंट कर देना, इनएक्टिव कर देना, डिटैच कर देना। तो दिस इज कॉल्ड रोबोटिक मैकेनिज्म ऑफ माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग, जो कि कंप्यूटर करता है। तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। तो टर्शियरी स्टोरेज यूज हो रही होती है कि जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, उसे आर्काइव, आर्काइव का मतलब होता है स्टोर करके रख देना और लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज नहीं करना। दिस इज कॉल्ड आर्काइव। सही है, कि लेट सपोज मैंने अपना 9 क्लास कंप्लीट कर लिया, उसकी बुक्स को मैंने पैक पैक करके आर्काइव कर दिया कि अब तो मैं यूज नहीं करूंगा। अभी मेरी जो लेट सपोज सिस्टर है वो 6 क्लास में, 3 साल के बाद जब वो 9 में आएगी ना, तो वो कोर्स खोल के मैं उसको दे दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड आर्काइव। या क्या होता है कि एक बच्चे के कपड़े जो है वो जब उसने पहन लिए और वो नए कपड़े हैं, और उसके बाद उसका जो है वो बड़ा हो गया बच्चा, तो आप क्या करोगे, उस कपड़े को स्टोर करके बैग में रख दोगे, जो दूसरा बच्चा होगा जब वो बड़ा होगा वो पहन लेगा। तो दिस इज कॉल्ड आर्काइव। सही है, तो आर्काइव क्या हो, आर्काइव का मतलब क्या होता है कि जब कंप्यूटर जो है आर्काइव बनाए, आप खुद से आर्काइव नहीं बनाओ, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। अगर आप आर्काइव खुद बनाओ तो दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन स्टोरेज। अक्सर होता होगा आपके कंप्यूटर में लिखा होता होगा कि मेमोरी फुल हो चुकी है, आपके पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती होगी, आप उसको क्या करते होगे, यूएसबी के थ्रू लगाते होगे, लगा दिया, आपके पास वो एनेबल हो गई। आपने क्या किया, कुछ फाइलों को सिलेक्ट किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपनी ड्राइव पे, जब सक्सेसफुली पेस्ट हो गई, आपने क्या किया, वो डाटा को अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया। जब डिलीट किया, रिसाइकिल बिल से खाली कर दिया, तो पता चला कि आपके पास इतनी सारी मेमोरी आ चुकी है। जब आपको सुकून हो गया, आपने क्या किया, मैनुअली उसे डिटैच करके हार्ड ड्राइव को अलमारी में रख दिया, सेव करके। दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन स्टोरेज। Offline storage describes any type of data storage that is not under the control of processing unit, कि ये अटैच नहीं होती है। सही है, the medium is typically recorded on a secondary or tertiary storage device which is physically removed
फिजिकली उसे हटा रहे होते हैं सिस्टम से और फिजिकली उसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर रोबोटिक मैकेनिज्म नहीं है, ह्यूमन मैकेनिज्म है, यानी कि इंसान उसे अटैच डिटैच कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन स्टोरेज। और अगर कंप्यूटर उसे अटैच डिटैच कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। है तो दोनों सेकेंडरी स्टोरेज कि जब पावर नहीं भी हो, तो डाटा उसके अंदर रहता है, तो है दोनों टर्शियरी सेकेंडरी स्टोरेज, लेकिन नाम अलग अलग हो गया। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सही है। तो यह आपके पास हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, टर्शियरी स्टोरेज और इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस आप लोगों ने समझ लिए होंगे। आप इसको रीड करें, आपको कुछ नहीं समझ आता मैं मौजूद हूँ। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतनी बातें कर ली ना कि अब उल्टे आ रही है। अब मैं मजीद इस पर बात नहीं करूंगा। सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, सिस्टम के एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी, ओपन क्लोज सिस्टम के बारे में बात की थी, सिस्टम अडेप्टेशन के बारे में हमने बात की थी। सही है। फिर उसके बाद हमने बात की थी की एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। की एलिमेंट्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क हमने पढ़ा था, सिस्टम आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया था। सही है। इसके अलावा इंट्रानेट हमने पढ़ लिया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए थे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको लाइव क्लास में तमाम के जो है वो एक तरीके से इनकी सेग्रीगेशन कर दी थी कि टीपीएस जो है वो लोअर लेवल पे यूज होता है, एमएसएस डीएसएस जो है मिडिल लेवल पे यूज होता है, ईआईएस और ईएस जो है वो टॉप लेवल पे यूज होता है। टीपीएस जो है वो ऑपरेशनल काम करता है, एमएसएस और डीएसएस जो है वो मैनेजरियल काम कर रहा होता है, यानी कि टेक्निकल काम करता है, और ईआईएस और ईएस जो है वो क्या करता है, वो स्ट्रेटेजिक काम कर रहा होता है। टीपीएस जो है स्ट्रक्चर्ड होता है, एमएसएस और डीएसएस जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ईआईएस और ईएस जो है वो कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होता है, सॉरी अनस्ट्रक्चर्ड होता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जो टीपीएस है वो क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट को वो परफेक्ट डिसीजंस दे देता है कि जिनमें से किसी एक डिसीजन को भी अप्लाई करते हुए मैनेजर क्या कर सकता है, एक बेहतरीन डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ईआईएस मैनेजर्स को, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन लाके देता है कि जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन वो लैक कर रहे हैं एनईडी के मुकाबले में, उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो ज्यादा अप टू डेट हो जाते हैं। उन्हें इंडस्ट्री का, कॉम्पिटिटर्स का, इकोनॉमी का, इसके अलावा बिजनेसेस का, ट्रेंड्स का, कस्टमर्स का पता चल जाता है। और एक्सपर्ट सिस्टम मैंने आपको बताया कि एआई की मदद से जो भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस दे रहे होते हैं। सही है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो काइंडली इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं। जितना रीड करोगे ना उतनी उतनी वर्डिंग माइंड में बैठेगी और उतनी जो है ना क्लैरिटी आएगी और उतने एमसीक्यूज का आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि आपके पास लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, कि मैंने आपको बताया कि जो ईआईएस या ईएस है वो सीनियर लेवल पे यूज होता है, एमआईएस, एमएसएस या डीएसएस मिडिल लेवल पे यूज होता है, और ऑपरेशनल लेवल पे टीपीएस यूज हो रहा होता है। यूसेज की हमने बात की थी। इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आप यूज करते हो ताकि आप प्लानिंग कर सको, उस प्लान को कंट्रोल कर सको, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सको, परफॉर्मेंस को मेजर कर सको कि जो आपने प्लान किया था और जो आपने कंट्रोल किया था उन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, और डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या कर रहे होते हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर रहे होते हो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5। आई होप एंड आई विश आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। कोई बात समझ नहीं आती है, वी हैव स्टिल टाइम, हम मजीद चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आप रीड करें, आप रिकॉर्डेड लेक्चर लें। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद भी एम्बिग्युइटी होती ना, किसी भी टीचर के एमसीक्यूज निकाल के मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। आप लोगों ने बस रीड करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोग फेल नहीं होगे अगर आप एफर्ट जो है वो सही डायरेक्शन में करते हो। टिल देन ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।